आज भारतीय भूगोल का दूसरा चैप्टर है भौतिक भारत या फिजिकल इंडिया। भारत को अगर हम पॉलिटिकली देखें, भारत के राज्यों को देखें तो 36 राज्य हैं हमारे भारत में। तो राजनीतिक रूप से यानी कि पॉलिटिकली हमने भारत को 36 भागों में बांट रखा है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो है भारत के हमें 4 भाग दिखते हैं, 4 हिस्से हैं। पहला इसमें पर्वत है, और पर्वत जो हैं भारत में 29% हैं। दूसरा मैदान है, मैदान भारत में 43 पॉइंट कुछ हैं। और तीसरा है इसमें पठार। पठार लगभग ये प्लेट्यू जिसे कहते हैं, ये 27%, 27% के आसपास। मैदान, फिर ये कोस्टल मैदान भी इसी मैदान में आ जाते हैं। तो 3 हिस्से मेन हो जाते हैं फिर। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो भाग है ये प्लेन है, यानी कि मैदान हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। मैदान कोस्टल मैदान भी हैं, ये गंगा यमुना के मैदान हैं। और ये कुछ असम और मेघालय में, इस तरफ भी असम में भी, यहाँ पर भी कुछ मैदानी हिस्सा हमें दिखता है। तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारे पास मैदानों का है। अब सबसे पहले जो पर्वतीय भाग है हमारा हिमालय, तो ये हिमालय बना कैसे है? तो भारत ऐसा माना जाता है कि ये नीचे अफ्रीकन प्लेट से टूट के आया था भारत का हिस्सा, और ये यहाँ आकर के ये तिब्बती या यूरेशियन प्लेट से टकराया। ये इधर यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया मतलब यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। तो यूरेशियन प्लेट से जब ये हिस्सा नीचे से आके टकराया, तो फिर धीरे धीरे यहाँ पर हिमालय बनना शुरू हुआ। इससे पहले क्या था यहाँ पर? तो इससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो है ये हिंद महासागर इधर आ रखा था, और हिंद महासागर का एक टेथिस सागर यहाँ पर हुआ करता था। तो यहाँ पर कौन सी आकृति थी पहले? टेथिस सागर। टेथिस सागर का आज भी कुछ उदाहरण माना जाता है कि जैसे सांवर झील राजस्थान में है, और सॉल्ट रेंज है, एक नमक का पहाड़ है, सेंधा नमक आपने पत्थरों के जैसे देखा होगा, तो वो पाकिस्तान से आता है। तो सॉल्ट रेंज यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर है। तो सॉल्ट रेंज और सांबर झील का आज ये प्रमाण मिलता है कि कभी इस एरिया में जहाँ आज हिमालय खड़ा है, यहाँ पर कभी एक टेथिस सागर हुआ करता था, जो कि हिंद महासागर से ऐसे यहाँ जुड़ा हुआ था। तो ये भारत का हिस्सा कहाँ से आया? ये नीचे अफ्रीकन प्लेट से आया। और ये टकराया कौन सी प्लेट से हमारे यहाँ? ये तिब्बती प्लेट से, या यूरेशियन प्लेट इधर थी, ये अफ्रीकन प्लेट से ये भारत आया हमारा, और ये इससे टकराया। और फिर वलयाकार एक पर्वत बना यहाँ पर, हिमालय ऐसे। और हिमालय अभी एक युवा पर्वत है, अभी भी हिमालय बन ही रहा है। तो ये हम थोड़ा आगे जाके पर्वतीय हिस्से में आगे और भी पढ़ेंगे इसको। तो ये थोड़ा सा आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भारत जो है ये अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा था, और यहाँ यूरेशियन प्लेट हुआ करती थी ऊपर, और ये आपस में टकराए, और टकरा करके हमारा यहाँ हिमालय का निर्माण हो गया। अब अगर हम हिमालय को देखें तो हिमालय के भी 2 हिस्से हैं। ये पर्वतीय भाग जो है, जो हमने देखा था अभी कि पर्वतीय भाग कितना है हमारे भारत में, 29% है। तो ये पर्वत जो है, ये जो पर्वतीय भाग है, ये भी 2 हिस्सों में बंटता है। पहला हिस्सा है आपका ट्रांस हिमालय, एक आपका ट्रांस हिमालय, पहला हिस्सा है ट्रांस हिमालय, और दूसरा हिमालय हमारा हिमालय है ये। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय 2 हिस्से हैं इसके। तो ट्रांस हिमालय क्या है? जो हिमालय बना जब ये तिब्बती प्लेट नीचे से आई, और जब ये अफ्रीकन प्लेट आई, और जब हमारा भारत आके यहाँ इस तिब्बती प्लेट से टकराया, तो यहाँ तो हिमालय बन गया। तो इस हिमालय के इस तरफ पहले से भी कुछ पहाड़ थे। तो ये हिमालय के इस तरफ जो भी है ये ट्रांस हिमालय में आता है। तो ये क्लियर आपको होना चाहिए, समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो हिमालय खड़ा हो गया है, ये लगभग ये हिमालय है। हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रेणी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है। हिमालय के अंदर हजारों पहाड़ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, ये सब हिमालय के अंदर के पहाड़ हैं। लेकिन हिमालय अपने आप में एक पर्वत श्रेणी है, एक सीरीज ऑफ माउंटेन है। पर्वत श्रेणी उसको कहते हैं जो बहुत बड़ी होती है और जिसके अंदर बहुत सारे पहाड़ होते हैं, उसे हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो हिमालय क्या है? पर्वत श्रेणी, और इस पर्वत श्रेणी में बहुत सारे पर्वत हैं। तो हिमालय तो हमें समझ में आ गया कि अफ्रीकन प्लेट और तिब्बती प्लेट के टकराने से ये भाग कुछ ऊपर निकल गया, इसे हिमालय कहते हैं। लेकिन हिमालय के इस तरफ भी कुछ श्रेणियां हैं, जैसे कि काराकोरम। तो हिमालय के इस पार का जो हिस्सा है इसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ये तो हिमालय हो गया, ये तो हिमालय हो गया। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ये इस तरफ वाला, हिमालय के उस तरफ वाला, इस हिस्से को कहते हैं हम ट्रांस हिमालय। तो ये समझने वाली बात है।
अब ट्रांस हिमालय में भी हिमालय के जैसे ही कुछ और पर्वत श्रेणियां भी हैं, जैसे काराकोरम। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? काराकोरम है, जास्कर है और लद्दाख है। तो जास्कर, काराकोरम, लद्दाख इस ट्रांस हिमालय की श्रेणियां हैं। अब काराकोरम श्रेणी में जैसे कि हिमालय श्रेणी में माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत है, लेकिन माउंट एवरेस्ट हमारे भारत में नहीं है, ये तो नेपाल में है। तो नेपाल का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, लेकिन हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत वो हिमालय श्रेणी में नहीं है, बल्कि वो काराकोरम श्रेणी में है, और इसे कहते हैं K2, यानी कि काराकोरम 2 बार लिख देते हैं तो K2 हो जाएगा। और नाम है इसका गॉडविन ऑस्टिन। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, और ये गॉडविन ऑस्टिन कौन सी श्रेणी में है? ये हिमालय श्रेणी में नहीं है, बल्कि ये काराकोरम श्रेणी में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, ये K2 कौन सी श्रेणी में है? काराकोरम श्रेणी में। बाकी सबसे बड़ा ग्लेशियर भी हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत का, वो भी काराकोरम में है, वो भी हिमालय में नहीं है। तो सियाचिन वगैरह में जो भी सियाचिन में जो भी सैनिक हमारे रहते हैं, सेना रहती है, तो हमारा जो है क्षेत्र ट्रांस हिमालय में भी आता है। ये जो लद्दाख है, हमारा जम्मू है, तो ये कुछ एरिया हमारा ट्रांस हिमालय में भी है। तो ट्रांस हिमालय और हिमालय का अंतर आपने समझ लिया होगा कि हिमालय यहीं तक है। हिमालय का विस्तार जो माना जाता है, ये सिंधु नदी से लेके, यहाँ सिंधु नदी मुड़ रही है, सिंधु नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ से मुड़ रही है। तो नंगा पर्वत से लेके, ये सिंधु नदी के पास एक नंगा पर्वत है, और यहाँ अरुणाचल में नमचा बरवा पर्वत है। तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ जाती है इधर को, ये तिब्बत से ही आ रही हैं दोनों नदियाँ, सिंधु भी और ब्रह्मपुत्र भी। तो ब्रह्मपुत्र भी यहाँ से मुड़ती है। तो यहाँ से जब ब्रह्मपुत्र मुड़ती है तो यहाँ पर कौन सा पर्वत है? नमचा बरवा, और यहाँ पर है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेके और नमचा बरवा पर्वत तक पूरे, यानी कि जम्मू से लेके और अरुणाचल तक ये हमारा हिमालय फैला हुआ है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, और हिमालय के उस तरफ ट्रांस हिमालय है, जिसमें कई सारी इसी की तरह पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो ये आपने समझ लिया कि हिमालय दो जो पर्वतीय जो भाग है हमारा पहला, ये 2 भागों में है, एक हिमालय है और दूसरा ट्रांस हिमालय। तो अब सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को देखते हैं। ट्रांस हिमालय की विशेषता क्या है? तो ट्रांस हिमालय जो है ये ट्रांस हिमालय को अगर हम देखें तो भारत के पर्वतों के 4 भारत हमने देख ही लिया कि 4 भाग हैं इसके, और ये प्रतिशत लिखा हुआ है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र में आ जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र 2 हिस्सों में बंट जाता है यहाँ पर, एक हिमालय है और एक ट्रांस हिमालय। तो पहले ट्रांस हिमालय को देखेंगे। ट्रांस हिमालय ध्यान में रखना कि यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय से उस पार है, हिमालय का हिस्सा नहीं है, हिमालय से उस पार का ही हिस्सा। इसे टेथिस हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि टेथिस सागर हुआ करता था यहाँ पर कभी। यह अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अब इसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? तो इसमें काराकोरम, कैलाश, जास्कर, लद्दाख, इसमें श्रेणियाँ जो हैं ये ट्रांस हिमालय में हैं, यानी कि हिमालय की जैसे ही श्रेणियाँ, इनमें भी कई सारे पर्वत हैं। अब यहाँ पर समझ में एक प्रश्न और बनता है कि सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये हिमालय की नदियाँ नहीं हैं, बल्कि ये ट्रांस हिमालय की नदियाँ हैं। तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ ट्रांस हिमालय से आती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये भी किसमें? काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत जो श्रेणी है ये K2 है, ये गॉडविन ऑस्टिन है, और ये गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है। ट्रांस हिमालय जो है कैसे अलग होता है अब हिमालय से? तो ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में एक सचर जोन या हिंज लाइन, 2 चीज़ें कहते हैं इन्हें, हिंज लाइन से ट्रांस हिमालय और हिमालय अलग हो जाते हैं। इसके बाद हिमालय की बात करते हैं। तो ट्रांस हिमालय हमने थोड़ा सा देख लिया। ट्रांस हिमालय थोड़ा इसमें नीचे और भी नोट्स होंगे जो कि आपके ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदियाँ या कुछ जैसे हमारे ग्लेशियर भी हैं ट्रांस हिमालय में, जो जैसे सियाचिन है, बियाफो है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भी है, वो भी
काराकोरम श्रेणी में ही है, ये ध्यान में रखना है, वो हिमालय में नहीं है। सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा ये काराकोरम श्रेणी में है। इसके बाद हिमालय पे आते हैं। अब एक हिस्सा तो हमने पढ़ लिया, जो पर्वतीय भाग का ट्रांस हिमालय वाला अलग हिस्सा था। अब आ जाते हैं हिमालय पर। तो दूसरा हिस्सा जो है पर्वतीय भाग का वो हिमालय है। तो हिमालय को हम बांटेंगे तो दो आधार पे बांटेंगे। एक तो आयु के आधार पे बांटेंगे। आयु के आधार पे जब हम बांटते हैं तो एक महान हिमालय हो जाता है सबसे उस तरफ, ट्रांस हिमालय की तरफ। लघु हिमालय बीच में, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय, जैसे हरिद्वार, देहरादून, ये क्षेत्र हैं, ये शिवालिक क्षेत्र कहे जाते हैं। तो ये शिवालिक हिमालय में आते हैं, जो कम ऊंचाई के क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहले हम महान हिमालय की बात करते हैं। अब हिमालय के 3 हिस्से हो गए। अब हम हिमालय में आ गए हैं। हिमालय के भी 3 हिस्से हैं। सबसे पहला विरत हिमालय है, इसको महान हिमालय कहते हैं। 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई का अनुमान आप लगा सकते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जी भी ये लगभग 3200, 3300, 3500 मीटर की ऊंचाई होती है। तो औसत ऊंचाई ही महान हिमालय की 6100 मीटर है। और सबसे ऊंचा पर्वत महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है हिमालय की, ये आपको समझना है। हिमालय श्रेणी ये और हिमालय में भी सबसे पुरानी श्रेणी महान हिमालय है। इसे महान हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। इसका निर्माण आज से लगभग 25 से 40 मिलियन साल पहले हुआ है। इसका आंतरिक भाग जो ऑर्कियन सेलों से बना हुआ है और कार्यांतरित और अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। अब ये चट्टानें भी हम जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो चट्टानें इसमें समझ में आ जाएंगी हमारी। फिलहाल कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी नहीं है तो वो समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप आगे जैसे जैसे चीज़ें पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होती चली जाएंगी। तो महान हिमालय जो है कायांतरित और अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 भी लिखा हुआ है कहीं, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट आपको ध्यान में रखना है नेपाल में है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। और जो महान हिमालय है इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है, लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर है। 2400 से 2500 किलोमीटर का मतलब हिमालय पूरा का पूरा कश्मीर से लेके और अरुणाचल तक है। ये श्रेणी की बात होगी। उसके बाद हिमालय का दूसरा हिस्सा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर होती है। और ये जो है हिमालय के बाद है, बीच का है। उत्तराखंड में देखें तो सबसे ज़्यादा मध्य हिमालय में ही फैला हुआ है हमारा उत्तराखंड। और इसमें जो है मध्य हिमालय की सबसे बड़ी श्रेणी जो है पीर पंजाल है। तो मध्य हिमालय में भी छोटे छोटे पहाड़ हैं, जैसे कि पीर पंजाल कश्मीर में एक पहाड़ी है। तो मध्य हिमालय की श्रेणी है, ध्यान में रखना, कश्मीर में है। नेपाल में काठमांडू श्रेणी है। नेपाल में महाभारत श्रेणी है, ये भी मध्य हिमालय में है। यह काठमांडू श्रेणी है, ये भी हिमालय में होती है। सबसे अधिक विस्तार हिमालय का मध्य हिमालय में ही है, ये ध्यान में रखना है। और उत्तराखंड में भी सबसे बड़ा, उत्तराखंड भी मध्य हिमालय में ही सबसे ज़्यादा बसा हुआ है। मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है सीमांत दरार कहते हैं इसे, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं इसे, जो कि मध्य हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। देखा था हमने कि सबसे उधर का हिस्सा कौन सा है, महान हिमालय है। तो मध्य हिमालय और महान हिमालय कैसे अलग होंगे, मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होते हैं। ये प्री कैम्ब्रियन काल का बना हुआ है। कोणधारी वन, उत्तराखंड में भी कोणधारी वन जैसे चीड़ हो गया और इस तरह के वन जो हैं जो कि ऊंचे होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फैले भी नहीं होते, उन्हें कोणधारी वन कहा जाता है। और बहुत ज़्यादा ऊंचा हिमालय होता है तो उसमें बुग्याल पाए जाते हैं। बुग्याल में ध्यान में रखना है कि ऐसी जगहें जहाँ पर बर्फ़ गिरती है 5-6 महीने तक, बड़े पेड़ तो हो नहीं पाते हैं। तो बुग्याल हमारे उत्तराखंड में बुग्याल, पयार या एल्पाइन कहते हैं इनको इंग्लिश में, और कश्मीर में इनको मर्ग भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, ऐसी घास के मैदान जहाँ पर बड़े पेड़ नहीं होते लेकिन गर्मियों में ये फूलों से भर जाते हैं, इसीलिए घूमने पर्यटक स्थल भी हमारे उत्तराखंड में बुग्यालों को माना जाता है। तो मध्य हिमालय के अंदर भी कुछ श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी जम्मू में है, धौलधार श्रेणी ध्यान में रखना हिमाचल में है, नाग टिब्बा जो है उत्तराखंड में है, महाभारत नेपाल में है और काठमांडू श्रेणी भी नेपाल। तो ये ध्यान में रखना है कि मतलब ये हिमालय तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके अंदर भी छोटी श्रेणी है, उप श्रेणियाँ हैं। तो उप श्रेणियों के कुछ नाम हैं। इन श्रेणियों में भी छोटे मोटे पर्वत होंगे, थोड़ा बड़ी होंगी पर्वत से ही। तो श्रेणी में और पर्वत में यही अंतर होता है कि श्रेणी बड़ी होती है और उसमें छोटे मोटे कई सारे पर्वत होते हैं। अब हिमालय का तीसरा हिस्सा है शिवालिक हिमालय। सबसे ऊपर महान हिमालय, बीच में मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय ये अंतिम हिमालय होता है। इसे
और सबसे नया है ये, नया सा हिमालय में भी सबसे बाद में ये बना है। 2-2.5 मिलियन साल पुराना है ये। अभी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है इसकी। औसत ऊंचाई का मतलब जो छोटे मोटे पहाड़ियाँ जैसे ये मसूरी वगैरह भी है ये 1500 मीटर, ये तो खैर मध्य हिमालय में आती है। लेकिन जो 1000 मीटर के आसपास जो छोटे जो जगहें होती हैं जो 900 से 1200 मीटर, ये सब शिवालिक हिमालय में ही आते हैं। जैसे देहरादून, हरिद्वार के जितने भी एरिया हैं ये सब शिवालिक में आते हैं। इसे उप हिमालय भी कहा जाता है। और ये मायोसिन और प्लेस्टोसीन युग में, ये युगों का भी एक विश्व भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो ये पूरा पृथ्वी की आयु से लेके पूरा एक युगों का पूरा एक चार्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से सीमांत दरार द्वारा अलग होता है। अब ये दो हिमालय आपस में अलग होते हैं किसी न किसी दरार द्वारा। तो शिवालिक और मध्य जो है वृहद समान दरार द्वारा होता है। अब एक भूगोलवेता है सिडनी बोरार्ड। अभी तो हमने बनने के समय के हिसाब से देख लिया इसको हिमालय को, लेकिन एक सिडनी बोरार्ड एक ऐसा भूगोलवेता है जिसने नदियों के आधार पे भी बांट दिया। जैसे कि यहाँ सिंधु नदी से लेके अब कश्मीर में सिंधु नदी है और सतलज नदी है इधर हिमाचल में, तो इसे कश्मीर हिमालय बोल दिया। और सतलज नदी से लेके काली नदी तक जो हमारे उत्तराखंड में, इसे कुमाऊं हिमालय बोल दिया। कुमाऊं से लेके तीस्ता नदी तक इसे नेपाल हिमालय बोल दिया है ना, और उसे पूर्वी हिमालय। तो ऐसे इसने नदियों के आने के आधार पर भी बांट दिया इसको। तो इसको भी 4 भागों में बांट दिया। सबसे पहले कश्मीर हिमालय, या इसको पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। और ये सतलज और सिंधु नदी के बीच का हिस्सा है, इसे हम जो है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। कश्मीर हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है इसकी, और ये इसमें जो है कुछ श्रेणियां हैं, जैसे कि जास्कर, लद्दाख, काराकोरम श्रेणियां इसी में आ जाती हैं। तो ये वर्टिकल है। ऊपर वाला तो हमने ओरिजेंटल देखा था जो समय के आधार पर था, लेकिन ये थोड़ा सा खड़े में इसने थोड़ा सा कर दिया। ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में इसमें रखना है, एक आध चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जास्कर श्रेणी वगैरह फिर ये पंजाब हिमालय में ही आता है, और सिंधु नदी जो है इसी श्रेणी में से, इन्हीं श्रेणियों में से निकलती है। इसके बाद पीर पंजाल श्रेणी, धौलधार श्रेणी भी आता है। और ये थोड़ा सा दिखा भी रखा है यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे ये तो हिमालय पर्वत हो गया इतना इतना, ये वाला तो पूरा हिमालय है, ये वाला ये पूरा हिमालय है। और हिमालय के बाद जो है उस तरफ, हिमालय के उस तरफ क्या है, हिमालय के उस तरफ ये अन्य श्रेणियाँ हैं। जैसे ये K2 है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा में जो है गॉडविन ऑस्टिन, ये विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी भी है, भारत की सबसे ऊंची है 8611, और विश्व की सबसे ऊंची तो एवरेस्ट है। तो इस तरह से अच्छा एक मैप दिखा रखा है कि कैसे ये ट्रांस हिमालय है और ये हिमालय है। यहाँ पे सिंधु नदी दिख रही है आपको, तो यहाँ से लेके और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ तक ये हिमालय फैला हुआ है। तो ये अच्छा मैप यहाँ पर दिखा रखा है, तो इसको आप समझना है। और इसके बाद कुमाऊं हिमालय आ जाता है, ये हमारे उत्तराखंड के लिए ज़रूरी है थोड़ा सा। तो कुमाऊं हिमालय, ये पूरा उत्तराखंड इसी में आ जाता है, गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो। सतलज नदी से काली नदी तक है, 320 किलोमीटर लंबा है। और बाकी जो है ये हिमालय से पूरे हिमालय में और उत्तराखंड में ये फैला हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ सभी इसी में आ जाते हैं। नेपाल हिमालय है तीसरा। तो नेपाल हिमालय जो है ये तीस्ता नदी तक है ये ना, काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। बाकी माउंट एवरेस्ट इसी में है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा जो भी हमारे ये इस क्षेत्र में जो चोटियां हैं वो सब इसी में आती हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली तो K2 है, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा, क्योंकि K2 तो जो हमारी काराकोरम में है K2, तो वो तो भारत की सबसे ऊंची है। लेकिन हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है कंचनजंगा, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा। अंतिम हिमालय है असम हिमालय। असम जो है ये तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक है, और इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। और इन सभी नदियों का स्रोत ग्लेशियरों से निकलती हैं ये, और ग्लेशियरों से ही ये चलती हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद ये वर्टिकल भी दिया हुआ है, इसको थोड़ा पढ़ लेना है। अब लास्ट में प्रायद्वीपीय पठार हैं, पठार का भी आपको एक मैप यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैदान तो हमने समझ लिए, मैदान कैसे चलते हैं।
अब इसके बाद थोड़ा सा पठारों को समझ लेते हैं। पठार देखो, पठार क्या होते हैं। पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर के आसपास होती है। पर्वत तो बिल्कुल ऐसे पर्वत दिखते हैं, लेकिन पठार ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा थोड़ा सा मेज के जैसे होता है। अब ये ध्यान में रखना है कि यहाँ हिमालय बना, जैसे यहाँ हिमालय बना तो हिमालय ने मानसून को रोका, यहाँ से मानसून जाके यहाँ रोका, तो फिर नदियाँ बनी, नदियाँ यहाँ बहुत सारा निक्षेप लेके आई, तो इस एरिया में मैदान बन गए। यहाँ तो ऊपर हिमालय है। अब बीच में कुछ ऊंचा एरिया है, ये सब बीच में कुछ ऊंचा एरिया है, तो इनको बीच में थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, बाकी नीचे तो पठार ही है सारा का सारा। तो पठार में सबसे पहले यहाँ अरावली श्रेणी वगैरह है, ये गुजरात से लेके दिल्ली तक ये अरावली श्रेणी से ऐसे गई हुई है। तो सबसे पहले अरावली श्रेणी है, फिर मलाव का पठार है, फिर बुंदेलखंड वाला हिस्सा आता है, और नीचे की तरफ छोटा नागपुर है। यहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार जो है सबसे ज़्यादा खनिज उत्पादन वाला क्षेत्र भी है, सबसे ज़्यादा खनिज रिच बेल्ट है, ये सबसे ज़्यादा खनिज यहीं पर पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में आता है। पश्चिम बंगाल इधर से आ गया, झारखंड यहाँ पे आ गया, उड़ीसा, तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ पर आता है। वैसे नागपुर तो महाराष्ट्र में है, ये अलग शहर है, लेकिन छोटा नागपुर का पठार ध्यान में रखना है, वो यहाँ है। और सबसे ज़्यादा कोयला, सबसे ज़्यादा खनिज हमें छोटा नागपुर वाले पठार से ही मिलते हैं। तो ये पठार ध्यान में रखना है। ये मेघालय का पठार है यहाँ पर। और बाकी ये दक्कन प्लेट है। दक्कन में ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी फटा था और काफ़ी एरिया तक, कर्नाटक, तेलंगाना और यहाँ तक ये चला गया था, तो ये दक्कन का पठार माना जाता है, काफ़ी बड़ा एरिया में फैला था। और ये दंडकारण्य क्षेत्र है, ये आंध्र प्रदेश और इसमें पाया जाता है। तो ये पठार आपको देखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊँची प्लेट हैं, ऊंचे पठार हैं, जिससे कि जल विभाजक का काम भी करते हैं। ये ध्यान में रखना है कि इधर का पानी इधर ही जाता है, इधर का पानी इधर जाता है। तो सोन, चंबल, बेतवा, बहुत सारी नदियाँ आपने देखी होंगी कि ऊपर को जा रही हैं। बाकी तो वैसे तो सारी नदियाँ ऐसे आती हैं हमारी, है ना, उत्तर से पहले दक्षिण और फिर पूरब की तरफ जाती हैं ऐसे, गंगा, यमुना, या जितनी भी हैं। लेकिन कुछ नदियाँ, अब यहाँ ऊँचा है तो ये जल को, पानी को बांटने का काम करता है, तो कुछ नदियाँ इधर से ऊपर को भी जाती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सोन, गंडक, ऐसी नदियाँ। तो ध्यान में रखना है। धीरे धीरे जब आप मैप के हिसाब से देखते हैं तो आपकी समझ बढ़ती जाती है, और प्रश्नों को भी याद नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही याद हो जाते हैं आपको। तो ये पठार भी हम देखेंगे, नीचे पूरा नोट्स इसका दिया हुआ है, आपको उस तरह से समझना है पठार की विशेषता क्या होती है। और ये दक्षिण भारत वाला एरिया जो है ये बहुत पुराना है, सबसे पुराना यही एरिया है भारत का जो अफ्रीकन प्लेट से टूट के आया था। बाकी हिमालय तो बाद में बना है। तो यहाँ की नदियाँ अलग तरह से बिल्कुल शांत हो गई हैं, कटाव नहीं करती हैं अब, क्योंकि बहुत करोड़ों साल पुराना है ये उत्तर भारत से, जो हमारे मैदान हैं, जो हमारे हिमालय हैं। तो सबसे नया भाग हमारा हिमालय है, सबसे पुराना भाग हमारे पठार हैं, और दूसरे नंबर पर फिर जब हिमालय बना, मानसून रुका, नदियाँ बनी, तो फिर मैदान भी बन गए, गंगा यमुना के मैदान बन गए। तो अरावली से शुरू करते हैं। मैप में हमने देख ही लिया कि अरावली है, विंध्याचल है, तो अरावली है गुजरात से लेकर राजस्थान 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक, और पूरा दिल्ली तक भी ऐसा माना जाता है कि दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स वगैरह, वो भी इसी अरावली का है। और अरावली भारत की नहीं, पूरे विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी मानी जाती है, प्री कैम्ब्रियन काल की बनी हुई है ना, और क्वार्ट्ज और नीच चट्टानों से बनी हुई है, 570 मिलियन साल पुरानी है, भारत की नहीं विश्व की भी सबसे प्राचीन ये पर्वत श्रेणी है ना। पर्वत श्रेणी का मतलब वही है कि इसमें बहुत सारे छोटे मोटे माउंट आबू और बहुत सारे पर्वत हैं इसके अंदर। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और इसका 722 मीटर के आसपास है, ये राजस्थान में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मलावा का पठार उसके बाद आता है, ये मध्य प्रदेश और कुछ इन जिलों में पाया जाता है। तो इसमें विंध्याचल, बेतवा, पार्वती, चंबल नदियाँ इसी में बहती हैं। और भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भी है, ये पार्वती नदी और बेतवा के दोआब में है, मतलब दोनों तरफ से ये दोनों नदियाँ हैं, बीच में भोपाल है। बुंदेलखंड और विंध्याचल का पठार ये भी जल विभाजक श्रेणी का काम करता है, जिससे कि कुछ नदियाँ हमें दिखती हैं कि उत्तर भारत की तरफ भी मुड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ये सारा लॉजिकल काम है, इसको आपको समझना। पारसनाथ पहाड़ी का जैन मंदिर जो है ये प्रसिद्ध है, और विंध्याचल श्रेणी में ही है। छोटा नागपुर का पठार, अब हमने देखा था कि छोटा नागपुर सबसे ज़्यादा खनिज
वाला क्षेत्र है हमारा, अधिकतर कोयला और खनिज पदार्थ छोटा नागपुर के पठार से ही आते हैं। ये पर बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है। ध्यान में रखना है 3 राज्यों में विस्तृत है छोटा नागपुर का पठार। राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी सीमा बनाती हैं। तो ध्यान में रखना राजमहल की पहाड़ियाँ कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। रांची नगर चारों दिशाओं में, रांची नगर से नदियाँ जो है हर तरफ को बहती हैं, थोड़ा ऊंचे स्थान पर है। सबसे धनी खनिज बेल्ट है। इसके भारत का रूर भी कहा जाता है। देखो रूर जर्मनी में था, कोयले के लिए प्रसिद्ध था, तो वही नाम हमने भारत में भी दे दिया कि भाई जर्मनी का रूर क्षेत्र तो है ही, और भारत में जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है, छोटा नागपुर है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको भारत का रूर भी कहते हैं। हिमालय, मेघालय का पठार। अब मेघालय उधर चले गए हम पूर्वोत्तर में, तो जैन, गारो, खासी, जैंतिया, ध्यान में रखना कि ये पहाड़ियाँ सब मेघालय के पठार में ही हैं। और गारो, खासी, जैंतिया वहाँ पर जनजातियाँ भी हैं, रंगमा की पहाड़ियाँ भी हैं और ये जनजातियाँ भी वहाँ पर पाई जाती हैं। शिलोंग जो है मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर पाया जाता है। दक्कन का पठार, दक्कन ध्यान में रखना कि नीचे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। एक बार ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़ा ज्वालामुखी फट गया था, ज्वालामुखी से जीवाश्म रहित है, क्योंकि ज्वालामुखी से जो निकलेगा जीवाश्म तो उसमें होते नहीं है ना, जीवाश्म अधिकतर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे चट्टानें क्या क्या होती हैं। तो ग्रेनाइट, नीस और कुछ चूना पत्थर आदि शैल भी यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्रफल है। ज्वालामुखी फटा था और उससे क्या बन गया था, दक्कन का पठार बन गया था। तो ये थोड़ा सा समझना है आपको। और सब थोड़ा ऊंची ये श्रेणी है। महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र में ध्यान में रखना कि अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ जो है, अजंता एलोरा की गुफाएं भी यहीं पर हैं। और अजंता एलोरा जो है गुप्तकालीन और बुद्ध धर्म की चित्र, बौद्धकालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। और कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं। तो सातमाला श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, ये सभी श्रेणियाँ कहाँ पर हैं, श्रेणी आप समझ ही गए हो कि लंबी होती है, कई सारे छोटे छोटे पहाड़ पर्वत होते हैं एक श्रेणी में। तो ये कहाँ हैं श्रेणियाँ, सब महाराष्ट्र में है। पश्चिमी घाट, अब महाराष्ट्र से थोड़ा और नीचे चलेंगे तो 2 मैदान और दिखते हैं हमें, एक पूर्वी घाट का मैदान, पश्चिमी घाट का मैदान। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट क्या होता है, ये भारत का नक्शा है नीचे से, तो ये पूरब की तरफ है, तो इस वाले एरिया को हम पूर्वी घाट कह देते हैं और इस वाले एरिया को हम पश्चिमी घाट कह देते हैं। घाट का मतलब यहाँ पर पहाड़ ख़त्म होते हैं और छोटे छोटे पहाड़ियाँ भी हैं यहाँ पर, अन्नामलाई, नन्नामलाई वगैरह बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। और पहाड़, ये घाट इधर हैं, घाट थोड़ा पीछे होते हैं और मैदान लास्ट में होते हैं। मैदान ये है लास्ट में, ये मैदान है और इसके पीछे घाट है। तो पश्चिमी घाट से जो है ताप्ती नदी कन्याकुमारी से 16 किलोमीटर पश्चिमी घाट तक आती है। पश्चिमी घाट भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भी है यहाँ पर। पश्चिमी घाट जो है गुजरात से लेकर के और नीचे सौराष्ट्र प्रदेश से लेकर के नीचे तक है। और गुजरात में एशियाई शेरों के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे गिर की पहाड़ियाँ हैं सौराष्ट्र क्षेत्र में, जो थोड़ा वहाँ पर मानसून के को भी रोकती हैं, बारिश भी होती है। तो गिर की पहाड़ियाँ सौराष्ट्र, गुजरात और इसके बीच में है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। और गिर जो है एशियाई शेरों के लिए, गिर अभ्यारण्य भी है वहाँ पर, और जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गुजरात में है, ध्यान में रखना है। पश्चिमी घाट पर ही, पश्चिमी घाट इस तरफ वाला है ना, ये पूरब की ये घाट है जैसे, तो ये पश्चिमी इधर होता है, वेस्टर्न। तो नीलगिरी सर्वोच्च शिखर है पश्चिमी घाट में। डोडा बेटा जो है 2636 मीटर की ऊंची, ये जो है दूसरी सबसे ऊंचा शिखर भी है दक्षिण भारत का। और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इस पश्चिमी घाट में 4 दर्रे भी आते हैं। अब दर्रे आपको पता है कि 2 पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता बनता है उसे हम दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट में 4 दर्रे भी हैं। एक भेर घाट का दर्रा है ना, भेर घाट जो है ये मुंबई और पुणे, बेलगांव, ये चेन्नई तक जोड़ता है इसको। यानी कि रेलवे लाइनें जब पहाड़ियाँ होती हैं तो उसके बीच में से रास्ता निकला तो रेलवे की पटरी वगैरह भी निकलेगी ना वहाँ से। तो ये भेरा घाट का दर्रा है जो मुंबई से पुणे, बेलगांव और चेन्नई को जोड़ता है। यानी कि मुंबई चेन्नई को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, भेराघाट दर्रा। दूसरा है थालाघाट दर्रा, जो कि मुंबई को कहाँ से जोड़ लेता है, कलकत्ता से जोड़ लेता है। मुंबई, नागपुर, कलकत्ता इसी से जोड़ रहा है। एक है पालघाट दर्रा, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में रास्ता है। और
सेनेकोटा दर्रा ये तिरुवनंतपुरम को किससे जोड़ता है? मदुरई से जोड़ता है। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट फिर दूसरी तरफ होगा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश की तरफ। तो ये 1300 किलोमीटर है, महानदी से लेके और नीलगिरी तक फैला हुआ है। नन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जैसे अन्नामलाई उधर थी, ये नन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी तक फैली हुई हैं। और जावदी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ये थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये कहाँ पर हैं, इसी में है। और ये जो है तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह में फैली हुई हैं। नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा शिखर जो है दोदा बेट्टा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अनाईमुड़ी, ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी जो है केरल और इसमें के बीच, तमिलनाडु के बीच में है, और जिसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ियों में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर है इसकी लंबाई है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप